आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बेसिकली हम जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट का। किसका यूज करते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट का। अब प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? प्लेन पोलराइज लाइट वो लाइट होती है जो जो जिसमें जो रेज होती हैं वो एक ही डायरेक्शन में होती हैं। मतलब जो सारी की सारी रेज होती है कैसी होती है? पैरेलल रेज होती हैं। तो पैरेलल रेज को हम कैसे समझ सकते हैं? तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो जाल देखा होगा सबने, जो घर के ऊपर रहता है उसमें सीधी सीधी स्ट्रिप्स रहती हैं। अगर हम ऊपर से सनलाइट आती है और सनलाइट उन स्ट्रिप्स को क्रॉस करने के बाद जब नीचे जाती है तो सारी जो रेज होती हैं कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। कुछ इसी टाइप से हमारी क्या होती है? प्लेन पोलराइज लाइट होती है। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम क्या करेंगे, जिस भी कंपाउंड की हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी बेसिकली ये होता है कि जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी मॉलिक्यूल से पास करेंगे या फिर कंपाउंड से पास करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्यूशन फेज में ले रखा होगा, तो अगर वो लाइट को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है हमारा, और अगर वो लाइट को रोटेट नहीं करता तो वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाता है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है वो हमने पहले ये बना रखा है कि हम प्लेन पोलराइज लाइट जो है हमारी वो कैसे ऑब्टेन करेंगे, देन उसके बाद हम उसे फिर किस तरीके से एनालाइज करेंगे। तो देखो, जो नॉर्मल एक जो सोर्स होता है लाइट का, वो क्या करता है कि वहां से जो भी लाइट एमिट होती है, मान लो जैसे कि कोई बल्ब भी था, तो वहां से जो लाइट एमिट होती है वो हर एक डायरेक्शन में जाती है। समझ में आ रही बात? वहां पे जो वाइब्रेशन से जनरेट होते हैं वो वाइब्रेशन सारी डायरेक्शंस में होते हैं। तो जो लाइट का अगर कोई भी सोर्स होता है, वो लाइट का जो सोर्स होता है हमारा ट्रांसवर्स होता है। कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है। लेकिन हमें लाइट कैसी चाहिए? जो प्लेन पोलराइज लाइट हो। प्लेन पोलराइज लाइट के केस मैंने क्या बोला कि जहां पे जो लाइट रेस के जो वाइब्रेशंस है वो एक दूसरे से कैसे होंगे? पैरेलल वाइब्रेशंस होंगे। तो होता क्या है कि हम ट्रांसवर्स लाइट को लेते हैं, उसे हम पोलराइजर पोलराइजर में से पास करते हैं। पोलराइजर बेसिकली क्या होता है कि जो सारे डायरेक्शंस, जो सारे वाइब्रेशंस उन्हें एमिट कर देता है, और बाद में जो वाइब्रेशंस निकलते हैं सारे के सारे वाइब्रेशंस कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो वो लाइट हमारी क्या कहलाती है? प्लेन पोलराइज लाइट कहलाती है। तो अब प्लेन पोलराइज लाइट को हम क्या करते हैं? पोलरिमीटर ट्यूब में से पास करते हैं। पोलरिमीटर ट्यूब में से हमने क्या कर रखा होगा कि जो भी कंपाउंड हमें एनालाइज करना है, समझ वाली बात, जो भी कंपाउंड हमें एनालाइज करना है उस कंपाउंड को हम यहाँ पे सॉल्यूशन फेज में लेंगे। दूसरी चीज ध्यान क्या रखनी है कि जो उसका कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन ग्राम पर एमएल में होना चाहिए। मतलब 1 ml में कितना होना चाहिए? 1 ग्राम सोल्यूशन होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो ग्राम पर एमएल में हमें यहाँ पे क्या लेना है? सोल्यूशन लेना है। समझ में आया? दूसरे यहाँ पे एल जो हमने लिख रखा है वो इसकी ट्यूब की लेंथ होती है। समझ में आई बात? तो अब होता क्या है कि जैसे ही प्लेन पोलराइज लाइट इस पोलरिमीटर ट्यूब में से पास होती है तो वो या तो क्लॉकवाइज रोटेट करती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाती है। समझ में आ रही बात? जैसे कि यहाँ से लाइट ये निकली, तो ये लाइट जब यहाँ से एनालाइजर में से हमने एनालाइज करी तो या तो ये लाइट इस तरीके से रोटेट कर जाएगी। तो अगर लाइट इस तरीके से रोटेट कर जाएगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। अगर यही लाइट लेफ्ट साइड रोटेट कर जाती है हमारा क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। तो या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, या फिर तीसरा रिजल्ट हमारे पास क्या हो सकता है कि लाइट यहाँ से एमिट होने के बाद सीधी ही रहे, मतलब ना तो क्लॉकवाइज रोटेट हो ना ही वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो। तो अगर लाइट हमारी रोटेट कर जाती है, कैसी कर जाती है? रोटेट कर जाती है, तो मॉलिक्यूल हमारा क्या कहलाता है? ऑप्टिकली एक्टिव। मॉलिक्यूल हमारा क्या कहलाता है? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर लाइट का जो रोटेशन है, रोटेशन ऑफ लाइट, अगर लाइट का रोटेशन नहीं होता है तो उस टाइम पे हमारा मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या कहलाता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए जो दो अदर वर्ड्स यूज होते हैं वो हमारा कहलाता है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही हम कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं? कायरल मॉलिक्यूल्स कहते हैं, या फिर कायरल कंपाउंड्स कहते हैं। मैंने यहाँ पे कायरल कंपाउंड कहा है, कायरल कार्बन नहीं कहा है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में क्लियर रखना। मैंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है? कायरल कंपाउंड यूज किया है। दूसरी चीज, जो मॉलिक्यूल्स हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, कैसे होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो मॉलिक्यूल्स हमारे क्या कहलाएंगे? अकायरल कंपाउंड्स कहलाएंगे। समझ में आ रही बात? तो जो लाइट को रोटेट कर देंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? कायरल कंपाउंड्स कहलाएंगे, और जो हमारे लाइट को रोटेट नहीं कर पाएंगे वो हमारे कैसे कहलाएंगे? अकायरल कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हमने क्या किया? ट्रांसवर्स लाइट ली, उसे पोलराइजर में से पास किया, पोलराइजर में से पास किया तो हमें प्लेन पोलराइज लाइट मिली। उस प्लेन पोलराइज लाइट को हमने पोलरिमीटर ट्यूब में से पास किया। पोलरिमीटर ट्यूब में हमने सोल्यूशन किस में ले रखा है? 1 ग्राम पर एमएल का जो कंसंट्रेशन हमने बनाया था।
फिर पोलरिमीटर ट्यूब के बाद हमने क्या लगा रखा है, हमारा एनालाइजर लगा रखा है। एनालाइजर क्या करेगा, लाइट का रोटेशन डिटेक्ट करेगा कि लाइट कितने डिग्री रोटेट हुई है, आइदर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर लाइट रोटेट हो जाती है तो वो मॉलिक्यूल हमारा कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल को ही हम क्या कहते हैं, कायरल कंपाउंड कहते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर लाइट को वो रोटेट नहीं कर रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट गई थी, लाइट उसी डायरेक्शन में एनालाइजर में भी पहुंचे, मतलब जो यहाँ पे रोटेशन है वो रोटेशन कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तब वो जो मॉलिक्यूल है हमारा कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल ही हमारा क्या कहलाता है, अकायरल कंपाउंड कहलाता है। तो अब मेन चीज क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जो थीटा है, यहाँ पे ध्यान रखना, जो हमने थीटा लिखा हुआ है, थीटा बेसिकली क्या है, डिग्री ऑफ रोटेशन की लाइट हमारा कितना डिग्री रोटेट कर गया है, आइदर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो अब समझो जरा इसे। तो जो थीटा होता है हमारा, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे हमने पोलरिमीटर ट्यूब लगाया था, पोलरिमीटर ट्यूब में हमने सॉल्यूशन लिया था, सॉल्यूशन का हमने कंसंट्रेशन कितना मान लिया, C। तो थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C के, और जो थीटा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ ऑफ द ट्यूब। जो यहाँ पे ट्यूब लिखी मैंने, यहाँ पे लेंथ कितनी लिखी थी, L लिखी थी, उस टाइम में भी मैंने मेंशन किया था कि L हमारी यहाँ पे क्या थी, ट्यूब की लेंथ थी। तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, C के, और थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, L के। तो अब हम जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके निकल आएगा, C डॉट L के। अब जब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है C डॉट L। इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन। इसे हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थीटा अपॉन C डॉट L। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि कंसंट्रेशन हमें किस में रखना है, ग्राम पर ml में रखना है। जो लेंथ ऑफ द ट्यूब है वो लेंथ ऑफ द ट्यूब हमें किस में रखनी है, या फिर हम जनरली मान के चलते हैं कि जो ट्यूब की हमारी लेंथ रहती है कितनी रहती है, 1 डेसीमीटर रहती है। तो 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है, 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। और थीटा हमने क्या देखा था कि जितना लाइट रोटेट कर गई थी वो हमारा क्या था, एंगल ऑफ रोटेशन। तो यहाँ एंगल ऑफ रोटेशन, कंसंट्रेशन, और ये क्या थी, लेंथ ऑफ द ट्यूब। समझ में आ रही बात। तो 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज रख देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक रोटेशन। तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है। अब देखो दूसरी चीज क्या है, थीटा मैंने बोला कि या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, किस तरीके से रोटेशन होता है, क्लॉकवाइज, तो जो मॉलिक्यूल्स क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं उन्हें हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो मॉलिक्यूल्स लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे वो हमारे क्या कराएंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इन्हें हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से। और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी। तो लीवो रोटेटरी के केस में जो साइन रहेगा कैसा रहेगा, माइनस रहेगा। तो अगर मैं लिखूं कि एक मॉलिक्यूल प्लस 5.6 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो प्लस 5.6 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि उसने लाइट का रोटेशन किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो भी कितना किया, 5.6 डिग्री। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि -20 डिग्री, तो -20 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा कि मॉलिक्यूल हमारा कैसा है, लीवो रोटेटरी है। और उसने जो लाइट का जो रोटेशन किया है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया, कितना किया है, 20 डिग्री किया है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो कई बार मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मॉलिक्यूल का नाम रहेगा और उससे पहले ब्रैकेट में हम वहां पे माइनस और पॉजिटिव साइन लिखा हुआ मिल जाता है। तो माइनस और पॉजिटिव साइन वहां पे क्या रिप्रेजेंट करेगा कि या तो वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। मतलब या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर हमारा कैसा है, लीवो रोटेटरी। तो इसे ध्यान रखना, तो ऐसे कर लेना कि अगर लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है, किस साइड में रोटेट कर रहा है, लेफ्ट साइड पे, तो वो हमारा क्या हो गया, लीवो रोटेटरी। तो L फॉर लेफ्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है, और L फॉर हमारा क्या हो जाएगा, लीवो रोटेटरी। तो L ऐसे करके ध्यान रख सकते हैं, नहीं तो बाद में फिर काफी ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि सर कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और कौन सा हमारा लीवो रोटेटरी। तो उसमें हम इस तरीके से यहाँ पे चीज ध्यान रख सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे कि हम ऑप्टिकल एक्टिविटी किस तरीके से पता करें, क्योंकि
हर जगह हम इंस्ट्रूमेंट तो लेके जा नहीं सकते कि एक्सपेरिमेंटल डेटा की सर कौन सा लेबोरेटरी होगा कौन सा डेक्स्ट्रोरेटरी होगा, तो वो तो हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा है। हम पता यहाँ पे ये कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव और कौन सा कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, थ्योरेटिकली पता कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया रहते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया हमारे पास रहता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसे हम POS भी कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेकेंड क्राइटेरिया हमारा रहता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसे हम COS भी कहते हैं। और तीसरा हमारा रहता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो देखो, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होगा, जिसे हम AOS कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री में से कोई एक भी चीज निकल आती है, आप देखो समझो यहाँ पे, तो हमें बेसिकली चेक क्या करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल में। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री पता करने के लिए उस मॉलिक्यूल का हमें ज्योमेट्री भी पता होना चाहिए। इसलिए कहा यह जाता है कि ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले जो वेस्पर थ्योरी है, जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है, वो वहाँ पे जो जितना भी हमारा बेसिक है वो बेसिक हमारा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी कि ज्योमेट्री किस तरीके से बनाएंगे सर, तो मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से किसकी ज्योमेट्री कैसे बनने वाली है। तो अब हम देखेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो जरा, मान लो हमने क्या किया, पहला हम एग्जांपल लेते हैं छोटा सा CH4। क्या लेते हैं, CH4। तो CH4 की जो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल होती है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है, ये टेट्राहेड्रल बन जाता है। अब इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। तो क्या सर, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे प्रेजेंट होता है, तो इसे समझो जरा थोड़ा सा। तो मान लो एक हाइड्रोजन यहाँ पे था, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे था, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे था, और एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे था। इस तरीके से था, समझ में आ रही बात। एक हाइड्रोजन यहाँ पे था, तो अगर हम इसे इस तरीके से कट करेंगे, हमने मान लिया ये हमारा क्या था, एक प्लेन था, तो इस प्लेन से अगर हम इस तरीके से कट करेंगे तो इधर वाला पोर्शन हमारा इधर हाइड्रोजन मिलेगा, इधर वाला पोर्शन हमें इधर हाइड्रोजन मिलेगा, और ये जो पीछे वाला हाइड्रोजन है ये भी कट हो जाएगा। हम मान के क्या चलेंगे कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हम यहाँ लगाएंगे वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स शेप में कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे। तो हमने जब कट किया तो ये मॉलिक्यूल हाफ इधर हाफ इधर हाफ इधर हाफ इधर, समझ में आ रही बात। तो CH4 के केस में हम एक प्लेन इस तरीके से पास कर सकते हैं, एक प्लेन हम यहाँ से पास कर सकते हैं, यहाँ से भी पास कर सकते हैं। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो वो मॉलिक्यूल हमारा कैसा हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। अकायरल, या फिर हम उसे क्या कह सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर हमें कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है, कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाता है, तो हम उसमें ये कोशिश करेंगे कि हमें वहां पे कोई ना कोई एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा, और अकायरल हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा तो फिर वो लाइट का रोटेशन नहीं करेगा। तो कोशिश ये करेंगे कि हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कैसे भी करके एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल जाती है तो फिर क्या चेक करेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री, किया तो हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाए। तो अब प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो गए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने क्या बोला, प्लेन ऑफ सिमेट्री में हम क्या करेंगे, एक प्लेन लेंगे, एक इमेजिनरी प्लेन हमें लेना है। उस इमेजिनरी प्लेन से हम कट करके देखेंगे कि मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि जो इधर वाला पार्ट और जो इधर वाला पार्ट है दोनों पार्ट एक दूसरे कैसे होने चाहिए, सिमेट्रिकल होने चाहिए। तो अगर कोई भी इमेजिनरी प्लेन किसी भी मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो जो कि एक दूसरे कैसे हो, सिमेट्रिकल हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने के लिए मान लो मैं सबसे अच्छा एग्जांपल क्या, वही घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ए से लेके जेड तक अल्फाबेटिकली सारे अल्फाबेट्स लिखिए, ठीक है, और फिर हर एक को कट करके देखिए। जैसे कि मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ, मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया। तो अब अगर ए के केस में देखो तो यहाँ से अगर एक मैं प्लेन लेके जाऊं इस तरीके से, यहाँ से अगर एक प्लेन लेके जाऊं तो इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन दोनों कैसे हो गए, सिमेट्रिकल हो गए। समझ में आ रही बात। तो यहाँ से अगर मैं एक प्लेन लेके जाऊं तो ये प्लेन इसे दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है।
तो यहाँ पे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। समझ में आ रही बात। अब तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हम इस तरीके से मॉलिक्यूल्स में चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या देखते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए मान लो हम यहाँ पे, तो ए से लेके जेड तक आप घर पे प्रैक्टिस करना, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हम देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। तो मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे एक बेंजीन बनाई। क्या बनाई, ये बेंजीन बनाई। बेंजीन जो होता है इस तरीके से डबल बॉन्ड हमारा सिमेट्रिकल रहता है पूरे रिंग में, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री से मतलब क्या समझ में आ रहा होगा, सेंटर पे हमें एक पॉइंट लेना है, मतलब कोई भी एक इमेजिनरी पॉइंट लेना है। उस इमेजिनरी पॉइंट से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। लाइन ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए अगर हमें दो सेम तरीके के पॉइंट्स मिलते हैं, मान लो यहाँ पे भी ये दोनों एक दूसरे कैसे हैं, सेम है। तो जब ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के सेम है तो यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि यहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन मिल गया और यहाँ पे भी क्या मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया। तो यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम इस तरीके से एक प्लेन भी लेके जाए, इस तरीके से अगर हम एक प्लेन लेके जाते हैं तो ये पोर्शन और ये पोर्शन बेंजीन का, दोनों पोर्शन एक दूसरे कैसे हैं, सिमेट्रिकल है। तो बेंजीन में हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है और हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मैंने क्या बोला कि हम एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट से इस डायरेक्शन में भी जाएंगे और जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी जाएंगे। तो दो डायरेक्शन में हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन को, और अगर हमें कंपाउंड में दोनों सिमेट्रिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं, दो सिमेट्रिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाने वाला है। समझ में आ रही है बात। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बेंजीन में ही वेरिएशन करके देखते हैं और हम देखते हैं कि बेंजीन में ही हम प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो मान लो ये मैंने क्या बना दिया, बेंजीन बना दिया, ठीक है। देखो इस तरीके से कंफ्यूज मत हो जाना है कि हमने क्या बनाया, बेंजीन की सर अब तो ये सिमेट्रिकल हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। डबल बॉन्ड जो है वो पूरी रिंग में रोटेट करता है, जब पूरी रिंग में रोटेशन हो रहा है उसका, तो डबल बॉन्ड पूरी रिंग में सिमेट्रिकल पहले से ही है। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से करके फिर डाउट क्रिएट मत कर लेना खुद में, मैंने इसलिए पहले से यहाँ पे क्या बनाई हुई है, रिंग बनाई हुई है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मान लो यहाँ पे हमने एक CH3 लगाया। देखो जब भी डैश डैश रहेगा ये, तो उसका मतलब है ये कि प्लेन से नीचे है। मान लो ये बेंजीन रिंग है, ये हमारी क्या है, बेंजीन रिंग। तो CH3 जो ग्रुप है वो CH3 ग्रुप इस तरीके से है, किस तरीके से है, इस तरीके से, मतलब बिलो द प्लेन है। किस तरीके से, ये बिलो द प्लेन है। समझ में आ रही बात। और अगर मैं यहाँ पे इसे इस तरीके से कर दूं, वेज रिप्रेजेंटेशन कर दूं, क्या कर दूं, वेज रिप्रेजेंटेशन कर दूं, ये, तो ये हमारा क्या दिखाता है, अबव द प्लेन। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे ये CH3, एक CH3 किस तरीके से हो गया, इस तरीके से, और जो आई थिंक होल्ड हो जाए, तो मान लो ये हमारी बेंजीन रिंग, तो एक CH3 पीछे और एक CH3 क्या है, आगे। समझ में आ रही बात। तो ये हमारा बिलो द प्लेन और ये हमारा क्या है, अबव द प्लेन। तो जो डैश है हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, बिलो द प्लेन, और जो वेज है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी चीज को अबव द प्लेन। अब देखो जरा, मैंने क्या बोला था, कोई भी मॉलिक्यूल हो तो उसमें हम पहले देखेंगे उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। देखो एक CH3, मैंने क्या बोला कि एक CH3 इस तरीके से पीछे है, दूसरा CH3 इस तरीके से आगे है। तो अभी समझ में आ रहा होगा कि अगर इस तरीके से मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, तो अगर हम एक प्लेन यहाँ से लेके आए इस तरीके से, एक बिल्कुल सीधा सीधा अगर प्लेन लेके आए, तो वो CH3 मॉलिक्यूल को, देखो मैंने क्या बोला था, इसे स्फेरिकल मानना है, इसे भी क्या मानना है, स्फेरिकल मानना है। तो अगर हम इस तरीके से एक प्लेन को लेके आते हैं, तो वो प्लेन क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग को दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो जब दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से ये जो प्लेन आएगा, यहाँ पे एक इस तरीके का प्लेन हमारा यहाँ पे रहेगा। तो ये प्लेन क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो जब ये इस बेंजीन रिंग को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा यहाँ से, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे फिर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट हो जाएगी। तो पहली चीज तो यही होगी कि सर प्लेस में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। देखो यहाँ पे हम क्या माने, एक सेंटर पॉइंट माने। तो सेंटर पॉइंट माने तो मैंने क्या बोला, एक CH3 पीछे, दूसरा CH3 कहाँ है, आगे। तो मान लो ये हमारी क्या थी, बेंजीन रिंग थी। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, ये बेंजीन रिंग थी, एक CH3 ग्रुप यहाँ पे है, दूसरा CH3 ग्रुप
एक CH3 ग्रुप हमारा किस तरीके से, मान लो ये बेंजीन रिंग थी, एक CH3 ग्रुप यहाँ पे, दूसरा CH3 ग्रुप यहाँ पे, तो इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को अगर तुम ज्वाइन करोगे तो एक लाइन पास होगी जो कहां से जाएगी, सेंटर में से जाएगी। तो यहाँ पे भी हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी हमारा प्रेजेंट है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हमारा क्या है, प्रेजेंट है। तो सेम इस तरीके से हम अगर कुछ भी मान लो हमने एक कोई इस तरीके से कंपाउंड बना दिया, जिस तरीके से बन रहा था, कुछ H बन रहा था, क्या बन रहा था, H बन रहा था। तो अब H को देखो, एक तो यहाँ से प्लेन पास हो जाएगा, एक इस तरीके से भी प्लेन पास हो जाएगा, तो यहाँ से दो प्लेन पास हो जाएंगे, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, प्रेजेंट होगी। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम इसका ये सेंटर माने, क्या माने इसको, यहाँ पे सेंटर माने, तो इधर भी सेम मिल रहा है, यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, सेम। क्लियर है ये चीज। दूसरी चीज, इस पॉइंट से इधर जाओ, इस पॉइंट से इधर जाओ, तो मेन चीज क्या है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हमारा क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर हो गई ये चीज। तो यहाँ पे हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे बना सकते हैं जिनमें हम प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर सकते हैं। तो ध्यान बस इतना सा रखना, देखो कंफ्यूज मत हो जाना। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दोनों में से अगर एक भी प्रेजेंट हो गया तो मॉलिक्यूल हमारा कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रही बात। दोनों में से अगर एक भी प्रेजेंट हो गया तो मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। लेकिन मॉलिक्यूल एक्टिव कब होगा, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारा दोनों ही वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे और एक्सिस ऑफ सिमेट्री में चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो वहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हमारा नहीं होगा। तो अब मान लो हम यहाँ पे बनाते हैं ब्यूटीन, कुछ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ब्यूटीन बनाया और साइक्लोब्यूटीन हमने इस तरीके से बनाया। तो जब साइक्लोब्यूटीन, अब मैं बोलूं साइक्लोब्यूटीन में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, तो देखो जरा, अगर हम इसे इस तरीके से पास करें, यहां से अगर एक प्लेन पास करें इस तरीके से, यहां से अगर इस तरीके से एक प्लेन पास करें, तो ये इसे दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो इस तरीके से अगर कोई यहां से प्लेन जाता है तो ये प्लेन इसे दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया। अब इधर जाओ, डबल बॉन्ड मिल गया, इधर जाओ सिंगल बॉन्ड मिला, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो जब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री तो भाई प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल हमारा कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। समझ में आ रही बात। तो इसी तरीके से मान लो अगर मैं ये लिखूं, एलिन लिखता हूँ, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पे बस ध्यान इतना रखना, मान लो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, CH3 ग्रुप। देखो इसका मतलब समझ गए हो गया। बैच और डैश के केस में मैंने क्या बोला था, बैच का मतलब क्या है, ये ऊपर रहेगा, और डैश का मतलब क्या है, चलो यहाँ पे डैश बना देता हूँ इसे। और इसे मैंने क्या कर दिया, बैच कर दिया। देखो इसे समझने की जरा कोशिश करो। ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज होता है, कैसे होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ये हमारा sp हाइब्रिडाइज होगा क्योंकि दो बॉन्ड बन रहा है। जब दो बॉन्ड है तो देखो दो बॉन्ड का मतलब क्या था, डबल बॉन्ड को हम क्या काउंट करते हैं, सिंगल। तो एक बॉन्ड दो बॉन्ड, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो वो हमारे क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये हमारे कैसा रहता है, लीनियर। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो किस तरीके से दो डबल बॉन्ड है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है। तो मान लो ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से ये वाला कार्बन को हम क्या मान रहे हैं, सेंटर। तो जो दो डबल बॉन्ड है, इधर दो डबल बॉन्ड इस तरीके से रहेंगे, या फिर चलो मैं इस तरीके से बताता हूँ, ये दो डबल बॉन्ड इस तरीके से इस प्लेन में है, ये हमारा क्या हो गया, जॉइंट। और जो दो डबल बॉन्ड है इस तरीके से है। तो जो दोनों डबल बॉन्ड है वो एक दूसरे कैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर है। समझ में आ रही बात। दो डबल बॉन्ड यहाँ पे हमारे किस तरीके से परपेंडिकुलर है। तो अब समझो जरा, यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे चलो मैंने इसे इस तरीके से कर दिया, समझ में आ रही बात। तो ये इस तरीके से है। तो यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर है, दूसरा हाइड्रोजन इधर है। तो ये जो दो हाइड्रोजन है वो दो हाइड्रोजन कहाँ पे हमारे प्लेन में है, कहाँ पे है, प्लेन में है। और अगर मैं इससे इस तरीके से बनाऊं, दूसरा वाला जो डबल बॉन्ड है वो इस तरीके से है, तो यहाँ पे एक CH3 ग्रुप ऊपर है और दूसरा CH3 ग्रुप कहाँ है, नीचे है। तो समझने की कोशिश करो जरा, अगर एक हाइड्रोजन इधर है, दूसरा हाइड्रोजन इधर है, यहाँ पे मैंने बोला एक CH3 ऊपर है, दूसरा CH3 कहाँ है, नीचे है। तो अब यहाँ से अगर मैं इस तरीके से इसे यहाँ से अगर मैं इसे इस तरीके से कट करता हूँ, तो देखो जरा, जब इस तरीके से कट किया तो इधर भी हाइड्रोजन मिलेगा और इधर भी हाइड्रोजन मिलेगा। अब हम अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से कट होगा, यहाँ पे भी CH3 था और नीचे भी CH3 था, तो वो भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अब इस मॉलिक्यूल के केस में भी
अगर हम ऊपर से एक प्लेन लेके आते हैं, कहां से एक प्लेन लेके आते हैं, ऊपर से अगर एक प्लेन लाते हैं, प्लेन को तुम एक तरीके से एक पेपर भी मान सकते हो, तो वो जो पेपर जो हमारा रहेगा, वो पेपर इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। बस ध्यान क्या रखना है, ये जो दो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन हमारे कहाँ पे रहते हैं, प्लेन में रहते हैं। मान लो ये दोनों बोर्ड के प्लेन में थे, ये वाला जो CH3 है, ये वाला CH3 बोर्ड के ऊपर है और ये वाला CH3 का बोर्ड के पीछे है। और ये जो दो डबल बॉन्ड रहते हैं एक दूसरे कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर। मैंने क्या बोला, अगर एक इस तरीके से है तो दूसरा किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। समझ में आ रही बात? तो एक CH3 इधर, दूसरा CH3 इधर। तो इसके केस में अगर हम इस तरीके से हम इसे कट करते हैं तो यहाँ पे भी एक प्लेन पास हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट हमारी है। अब हम क्या देखेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, इस तरीके से कुछ है। समझ में आ रही बात? एक CH3 यहाँ पे, दूसरा CH3 यहाँ पे, तो इन दोनों का सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो अगर हम इधर जाएंगे तो हाइड्रोजन मिलेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, एक हाइड्रोजन इधर है, दूसरा हाइड्रोजन इधर है। तो अगर इस सेंटर से इधर जाएंगे क्या मिला, हाइड्रोजन। लेकिन इधर आएंगे तो क्या मिला, कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमारा CH3 ग्रुप कहाँ लगा था, यहाँ पे। CH3 ग्रुप कहाँ लगा था, यहाँ पे लगा था। तो अगर एलीन बनाता हूँ, दो एलीन का केस बन रहा है, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट होती है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये बात यहाँ पे क्या रखना, ध्यान में रखना। तो अगर तीन डबल बॉन्ड आ जाए तो सर तब क्या करेंगे, तो मान लो अगर तीन डबल बॉन्ड आ जाए, अब देखो जरा, सॉरी डबल बॉन्ड, हाँ अगर डबल बॉन्ड हम तीन कर दें, इस तरीके के कुछ केस बना देते हैं। अब मैं कह दूं यहाँ पे CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप देखो, ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ये दूसरा वाला इस तरीके से आएगा, तीसरा वाला फिर इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन प्लेन में आ जाएंगे, और ये CH3 और ये CH3 भी हमारे किस में आ जाएंगे, प्लेन में आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो अब अगर इसे इस तरीके से कट कर दो, फिर से ऊपर से, क्लियर है ये चीज? तो इधर CH3 इधर CH3 इधर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लेकिन देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, कि ये कि अगर इस तरीके से पास करोगे तो यहाँ पे क्या मिला, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या मिला, CH3। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। लेकिन हम क्या कर देते हैं, अब दूसरा केस हमने इसी में थोड़ा सा अगर हम चेंज कर देते हैं, मान लो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या कर देते हैं, CH3। अब मैं कहता कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ऊपर से अगर तुम कट करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन अगर एक प्लेन बिल्कुल तुम ऐसे लेके आओ जो इस तरीके से कट करे, मतलब इस प्लेन के बिल्कुल पैरेलल, तो वो इन हाइड्रोजन्स को दो इक्वल स्फीयर में पार्ट कट करेगा, इस CH3 को भी दो इक्वल स्फीयर में कट करेगा, इस हाइड्रोजन को भी दो इक्वल स्फीयर में कट करेगा। तो इस तरीके से अगर एक प्लेन लेके आओ, अभी तक हम प्लेन कैसे ला रहे थे, इस तरीके से, अब प्लेन कैसे ले आओ, इस तरीके से प्लेन अगर तुम लेके आते हो एक प्लेन ऑफ पेपर, तो वो इसे दो इक्वल पार्ट्स में कर देगा, सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो अभी भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री को अब हम कैसे चेक करेंगे, तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन मिल गया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन मिल गया, तो यहाँ पे हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी क्या हो गया, मिल गया। अब यहाँ पे किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर अगर हम यहाँ से पास करेंगे तो यहाँ पे तो सर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो रहा है, तो क्या दिक्कत है, हमें एक पॉइंट मिल तो गया जहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। हमें यहाँ पे ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें हर जगह सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलना चाहिए। अगर एक सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल गया तो फिर वहां पे फिर ऑप्टिकली कंपाउंड कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब मान लो हमने कोई टेट्राहेड्रल कार्बन बनाया, क्लोरीन, फ्लोरीन, यहाँ पे हमने ब्रोमीन लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, हाइड्रोजन, इस तरीके से कोई बना दिया। अब देखो ये सबके सब क्या है, डिफरेंट है, और जब ये सारे के सारे डिफरेंट है तो अब देखो जरा, इस तरीके से अगर मैंने मान लो कुछ भी बना दिया था यहाँ पे, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ये हमारा ब्रोमीन हो गया, मतलब जो भी है ये चारों कैसे हैं, अलग अलग हैं। और जब ये चारों अलग अलग हैं, अब तुम इसे कहीं से भी कट कर दो तुम्हें सिमेट्री मिलने ही नहीं वाली। अगर ये फ्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये क्या है, क्लोरीन, और ये क्या है, हाइड्रोजन। अब तुम अगर इसे यहाँ से कट करोगे तो इधर क्या मिलेगा, फ्लोरीन, और इधर क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। तो जब इधर फ्लोरीन मिल रहा है, इधर क्लोरीन मिल रहा है, तो मॉलिक्यूल तो तुम्हारा सिमेट्रिकल हुआ ही नहीं। तो अब ये जो मॉलिक्यूल हमारा बनेगा, ये मॉलिक्यूल हमारा कैसा बनेगा, कायरल बनेगा, और कायरल के साथ साथ कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो समझ में आ रही बात? दूसरी चीज, ये जो कार्बन है, ये कार्बन हमारा कहलाता है कायरल कार्बन। क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन हमारा वो कार्बन होता है जो चार अलग अलग बॉन्ड्स से कनेक्ट, चार अलग अलग स्पीशीज से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो कायरल कार्बन अलग चीज होती है और कायरल मॉलिक्यूल अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस क्लियर रखना। कायरल कार्बन क्या होता है, जिसमें चार अलग अलग स्पीशीज कनेक्टेड होंगी। समझ में आ रही बात? कायरल मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल मॉलिक्यूल वो होगा जो लाइट को रोटेट करेगा, आइदर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, या फिर, समझ में आ रही बात?
क्लियर है ये चीज? तो कायरल कार्बन और कायरल मॉलिक्यूल में चीजें क्लियर रखना। आगे जो हम लेक्चर बनाएंगे उसमें इन पे और अच्छे